Hello students, today our topic is Python Pandas, and in this lecture we are going to discuss some programs related to Python Pandas data frame. So let's start. स्टूडेंट सबसे पहले हम प्रोग्राम करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम नंबर 14 है। 13 प्रोग्राम तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आपने उम्मीद है कि कॉपी पे लिख भी लिया होगा और एग्जीक्यूट भी करके देख लिया होगा। तो ये प्रोग्राम है, हमें इसमें इंडेक्स चेंज करना है। एक डेटा फ्रेम गिवन है यहाँ पर, तो मैंने आपको डेटा फ्रेम हमने अपनी तरफ से बनाया है, लेकिन एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें डेटा फ्रेम ऑलरेडी गिवन होगा और जो भी डेटा फ्रेम का कंटेंट है वो उसको आपको एज इट इज़ यूज़ करना है अपने डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखिए प्रोग्राम में पूछा क्या गया, पहले आप वो समझिए। प्रोग्राम टू चेंज द इंडेक्स ऑफ ए गिवन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में एक इंडेक्स दे रखा होगा और आपको चेंज करना है। इसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं री इंडेक्स फंक्शन के बारे में और रीनेम फंक्शन के बारे में, और एक री इंडेक्स लाइक अंडरस्कोर लाइक फंक्शन के बारे में। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे री इंडेक्स फंक्शन के बारे में। री इंडेक्स फंक्शन का बेसिक काम यही है कि पहले से अगर कोई डेटा फ्रेम गिवन है और उस डेटा फ्रेम का अपना एक पर्टिकुलर इंडेक्स है तो आप उस इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ वही करने की कोशिश करेंगे, हम इंडेक्स को चेंज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए रीइंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि इसके अंदर हम रीइंडेक्स फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है, रीइंडेक्स फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है आपका। रीइंडेक्स फंक्शन ऑर्डर चेंज कर देता है इंडेक्स का। जिस ऑर्डर में आप चाहते हैं उस ऑर्डर को आप अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग रीइंडेक्स फंक्शन। फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग रीइंडेक्स फंक्शन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो रीइंडेक्स फंक्शन होता है इसके थ्रू हम न्यू कॉलम को या इंडेक्स लेवल को ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐड और डिलीट के लिए तो नहीं बोला गया हमसे, नहीं कहा भी नहीं गया है, तो हम वो करेंगे भी नहीं इसमें। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए कहा गया, लेकिन कहा जाता है तो वो भी अप्लाई करना आसान है। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा। तो और जैसे मैंने बताया था कि अभी हम एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद फिर एक बार से फिर हम इसमें क्या काम करेंगे कि इसके प्रोग्राम को स्टडी करेंगे। तो ये प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना होगा, हमको लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि जब तक हम लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उसके फंक्शंस जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर। तो लाइब्रेरी सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया तो हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पी डी। नंपाई को यूज़ करने के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट नंपाई एज एन पी। देखिए एक बार मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वैसे तो ये, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। जब हम लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एज पी डी तो हम रीनेम कर देते हैं पांडास लाइब्रेरी को। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम हम पी डी ही यूज़ करेंगे। पी डी कोई फिक्स नेम नहीं है, ये आपने दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पी डी ही लेना है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जब आप एक पी डी लेते हैं एन नंपाई के लिए एन पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है कि आप उसके एक तो हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर दूसरा ये भी है कि बुक में भी रिप्रेजेंटेशन सेम ही मिलेगा आपको, हर बार अलग रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आई थिंक यू मे गेट कन्फ्यूज्ड। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पी डी और एन पी ही लेना है। सबसे पहले हमको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा। जनरली हम डेटा फ्रेम जब क्रिएट करते हैं तो हम डेटा फ्रेम एक डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो पहले एक डिक्शनरी होनी चाहिए आपके पास। उस डिक्शनरी को एज अ पैरामीटर वैल्यू हम पास करेंगे डेटा फ्रेम फंक्शन में, तो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो हमने एक डिक्शनरी ली, डिक्शनरी का नेम लिया डी। डिक्शनरी की पहचान ये होती है कि डिक्शनरी में हमेशा कर्ली ब्रैकेट का साइन आता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि डिक्शनरी में हमेशा एलिमेंट की और वैल्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। इट मीन्स इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे लिस्ट में एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, टपल या स्ट्रिंग में ऑर्डर होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। इसमें पर्टिकुलर किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम एक की मेंशन करते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम डिक्शनरी के थ्रू डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरी की जितनी भी कीज़ होती हैं वो सभी डेटा फ्रेम में कॉलम का काम करती हैं, सभी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले की ली नेम। अच्छा, की के बारे में भी आपको पता होना चाहिए डिक्शनरी में कि की जो भी होती है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, म्यूटेबल नहीं होना चाहिए, इम्यूटेबल होना चाहिए। स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा कि की जब हम लिखते हैं तो स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पर एक की ली नेम, स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट्स के अंदर मेंशन किया इसका, कॉलम लगाया और हमें एक से ज़्यादा वैल्यू लेनी है उस कॉलम की पर्टिकुलर, हमें कुछ कॉलम के अंदर हमें वैल्यू लेनी है एक से ज़्यादा। तो हम करेंगे ये कि हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं नेम की उनको एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर देंगे। किसकी फॉर्म में पास कर देंगे, एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर देंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जब हम एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर देंगे तो वो सभी कॉलम्स की उस कॉलम्स की वैल्यू बन जाएगी आपकी। तो हमारे लिए आसान रहेगा समझना उसको। ठीक है, तो ये काम कर दिया हमने। तो लिस्ट है एलिशा, बॉबी, कैथरीन,
मैंडोना, रॉकी, सेबेस्टियन, जैकलिन, राहुल, डेविड, एंड्रयू, अजय, टेरेसा, ये सब वैल्यूज़ हो गई। तो ये सभी नेम हो गए आपके। इसके बाद हमने एक और सेकंड की ली, और सेकंड की क्या लिया हमने, स्कोर 1। तो स्कोर 1 में हमने स्कोर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अभी स्कोर 1 भी एक की है आपकी, तो ये एक स्ट्रिंग भी है, तो इसलिए हमने इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, फिर कॉलन का साइन लगाया है। देन आफ्टर जितनी भी वैल्यूज़ है स्कोर 1 के रिगार्डिंग, उन सभी को मेंशन किया हमने एक लिस्ट से, तो ये भी एक कॉलम बन जाएगा, स्कोर 1 नाम का एक कॉलम बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो स्कोर 1 कॉलम बन जाएगा हमारा। फिर उसके बाद स्कोर 2 कॉलम बनेगा। इसको 2 कॉलम बनाने के लिए हमें स्कोर 2 को की बनाना पड़ेगा, उसको और उसकी की वैल्यूज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। हमने डिफाइन किया भी है इस केस में, 89, 87, 67, 55, 47, 72, 76, 79, 42, 92, 99 और 69। तो इसमें सेकंड की है आपकी स्कोर के रिगार्डिंग वैल्यू दे रखी है, लिस्ट की फॉर्म में डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो ऑब्वियसली ये भी एक कॉलम की फॉर्म में ही आपको शो होंगी। फिर स्कोर 2 दे रखा है, देन स्कोर 3 दे रखा है, स्कोर 2 भी एक की है, उसकी वैल्यू भी लिस्ट की फॉर्म में दे रखी है। स्कोर 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू भी लिस्ट की फॉर्म में दे रखी है। और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के साइन को क्लोज कर दिया गया। अब यहाँ पर हम डिक्शनरी को देख के एक बात आसानी से समझ सकते हैं कि इस डिक्शनरी में 4 कीज़ हैं, नेम, स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3, स्कोर 3 तक है। तो 4 कॉलम टोटल, ओवरऑल 4 कीज़ हो गई, और उनकी वैल्यूज़ एक लिस्ट की फॉर्म में दे रखी है। तो होता क्या है कि जब हम डेटा फ्रेम से डिक्शनरी बनाते हैं, तो जितनी भी आपकी कीज़ हैं वो कॉलम्स का नेम बन जाती हैं, और जो लिस्ट की फॉर्म में वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, ऑब्वियसली एक से ज़्यादा दे रखी हैं, तो सब कॉलम्स की फॉर्म में आ जाएंगी, आपको रिप्रेजेंट होंगी। एक कॉलम बन जाएगा वो आपका, नेम का एक कॉलम बन जाएगा, स्कोर 1 का एक कॉलम बन जाएगा, स्कोर 2 का एक कॉलम बन जाएगा, स्कोर 3 का एक कॉलम बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है एक इसके अंदर कि चूँकि डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, तो जब डेटा फ्रेम में हम कन्वर्ट करेंगे और अगर हम कॉलम पैरामीटर का यूज़ ना करें, तो ये जितने भी आपकी कीज़ आएंगी, इनका ऑर्डर आपको चेंज हो सकता है, हो जाए उसके अंदर, ठीक है। तो चेंज हो जाएगा तो आपको ऑर्डर कुछ और अलग देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल नेम आपने पहले दिया है, तो हो सकता है नेम बाद में देखने को मिले, स्कोर 1 पहले देखने को मिले आपको। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसको फिक्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि जब कभी भी हम डेटा फ्रेम से डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, तो हम एक पैरामीटर यूज़ करते हैं कॉलम, और कॉलम्स COLUMNS कॉलम्स पैरामीटर को यूज़ करते हैं, और जो इसकी वैल्यूज़ देते हैं वो वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में देते हैं, और जो ऑर्डर हम डिफ़ाइन करते हैं वही ऑर्डर रहता है डेटा फ्रेम के अंदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक डेटा फ्रेम का नेम ले लिया DF। अब हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे DF इज इक्वल टू PD पांडास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पांडास के लिए PD लिखा हमने, डॉट लगाया, फंक्शन एक्सेस करना है हमें इसका। डेटा फ्रेम एक फंक्शन है इसका, तो हम यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम यूज़ करते समय याद रखिएगा, जब आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैंने देखा है कि D और F स्मॉल में लिखते हो आप कि एरर आती है फिर उसमें, तो कैपिटल में लिखिएगा डेटा फ्रेम का D और फ्रेम का F, ठीक है। और सिंपल एक डिक्शनरी को पास कर दिया इसके अंदर, कोई कॉलम पैरामीटर का यूज़ नहीं किया, कोई इंडेक्स का यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा, तो डेटा फ्रेम तो क्रिएट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन होगा ये कि ये ऑर्डर जो कॉलम्स का है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सिस्टम में, ठीक है। आउटपुट आपका डिफ़र कर सकता है एक दूसरे से, डेटा फ्रेम डिफ़र कर सकता है ऑर्डर के सीक्वेंस में। ऑर्डर मतलब हो सकता है कि स्कोर 1 पहले आए, नेम बाद में आए, उसको आप फिक्स करना चाह रहे हैं तो कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ प्रोग्राम में लिखवा रहा हूँ आपको, तो आपको भी एज इट इज़ लिखना है, आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे आपको ये फिक्स करना है तो आप कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि प्रोग्राम का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो हमारा इंडेक्स को चेंज करना है, इंडेक्स लेवल को चेंज करना है, तो इसीलिए डेटा फ्रेम के ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करें तो ये हैबिट में डाल दें अपनी कि डिक्शनरी के थ्रू डेटा फ्रेम जब भी क्रिएट करें तो हम हमेशा कॉलम्स पैरामीटर को यूज़ कीजिए, और हो सके तो इंडेक्स पैरामीटर का भी यूज़ कीजिए, जो इसमें तो फ़िलहाल नहीं किया गया है। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद करना है आपको स्टेटमेंट देना है प्रिंट DF, तो आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक सिर्फ इतना काम हुआ है कि आपने एक डेटा फ्रेम सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया यूजिंग डिक्शनरी। अब बात करते हैं रीइंडेक्स फंक्शन के बारे में। तो रीइंडेक्स फंक्शन के थ्रू पहले तो ये समझ लीजिए कि रीइंडेक्स फंक्शन के थ्रू आप कर क्या सकते हैं। रीइंडेक्स फंक्शन के थ्रू हम 2 वर्क कर सकते हैं इसके अंदर डेटा फ्रेम में। पहला तो ये कि इंडेक्स लेवल को चेंज कर सकते हैं और कॉलम लेवल को चेंज कर सकते हैं। अब इंडेक्स तो हमने दिया नहीं, तो इंडेक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो उसके ऑर्डर को अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं A1। हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू DF डॉट रीइंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन आफ्टर
पैरेंथेसिस साइन में हम एक लिस्ट की फॉर्म में वो ऑर्डर मेंशन करते हैं कि जिस ऑर्डर में हम इंडेक्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं। मान लीजिए वो ऑर्डर है 8 11 9 2 1 0 7 5 6 4 10 3, ये हमने दे दिया, तो ये एक ऑर्डर हो गया हमारा यहाँ पर। इसके बाद ये एक ऑर्डर हो गया, तो फिर हमने प्रिंट कर दिया, स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। तो अब जो डेटा फ्रेम प्रिंट होगा हमारा, वो ये डेटा फ्रेम में जो ऑर्डर्स होगा वो जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा इंडेक्स लेवल चेंज हो जाएगा। पहले 8 आएगा और उससे पहले क्या आ रहा था, ओरिजिनल में 0 आ रहा था, तो 8 वाली रो पहले आएगी, फिर 11 वाली रो रिप्रेजेंट होगी, जिस इंडेक्स लेवल जिसका 11 है वो रो पहले रिप्रेजेंट होगी। याद रखिएगा डेटा चेंज नहीं होता है, ठीक है। जिसका इंडेक्स आपका लेवल इंडेक्स 8 है वो रो पहले रिप्रेजेंट होगी, फिर 11 उसके बाद में, देन 9, देन 2, देन 1, देन आफ्टर 0 7 5 6 4 10 3। अब मैं इसको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको अभी यहाँ समझाने की ज़रूरत है मुझे, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट को पहले बता दिया था। हालांकि कॉन्सेप्ट एक बार और हो चुके हैं आपके, पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी चूँकि प्रोग्राम था उससे रिलेटेड और अब तक आपको कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं मालूम हुआ तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके देख सकते हैं, और बुक का भी बुक में भी देख सकते हैं आप। बुक है आपकी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की, सुमिता अरोड़ा, उसमें दे रखा है, क्लियरली मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हमने लेवल इंडेक्स चेंज कर दिया जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। ऑर्डर जो हमें जो ऑर्डर चेंज करना था हमने ऑर्डर चेंज कर दिया और वेरिएबल को नेम दिया A1। तो अब जब हम A1 प्रिंट करेंगे तो एक न्यू डेटा फ्रेम प्रिंट होगा जिसमें आपको इंडेक्स लेवल अलग देखने को मिलेगा। अभी क्या एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या हम कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं? आंसर है यस, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। री इंडेक्स फंक्शन के थ्रू हम कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम एक लिस्ट ले लेते हैं और लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी कॉलम्स के नेम ले लेते हैं, और फिर उस लिस्ट को हम पास कर देंगे री इंडेक्स फंक्शंस में कॉलम पैरामीटर्स के साथ। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमने एक वेरिएबल लिया कॉलम्स टाइटल, ये लिस्ट का नेम है, और हम ये जानते हैं कि हमारे पास 3 कॉलम्स है, स्कोर 2 स्कोर 1 स्कोर 3। तो हमने स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 3 थे, हमने ऑर्डर यहाँ पर लिया स्कोर 2 स्कोर 1 और स्कोर 3, और फिर हमने क्या काम किया, हमने एक वेरिएबल लिया A2, ठीक है। और यहाँ लिखा A2 इजिकल टू DF डॉट री इंडेक्स कॉलम्स इजिकल टू कॉलम्स टाइटल्स। कॉलम्स टाइटल एक लिस्ट थी जिसमें जो ऑर्डर दे रखा था, पहले स्कोर 2 दे रखा था, देन स्कोर 1 और सबसे लास्ट में स्कोर 3 दे रखा था। तो स्कोर 2 पहले आएगा, स्कोर 1 उसके बाद में, और सबसे लास्ट में स्कोर 3 आएगा। और ये A2 के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, A2 डेटा फ्रेम के थ्रू। तो ये इसमें डेटा फ्रेम तो रिप्रेजेंट होगा ही, लेकिन उसमें कॉलम्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। याद रखिए नेम इसके अंदर आया नहीं है, अभी नेम हमने लिया नहीं, तो नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और फिर हम A2 को प्रिंट करा देंगे, तो न्यू कॉलम लेवल के साथ हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि री इंडेक्स फंक्शन के थ्रू हम इंडेक्स लेवल और कॉलम लेवल दोनों को चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, जैसा हमने इस केस में किया है। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं पहले। कुछ इस तरीके का हमारा डेटा फ्रेम था, नेम स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 3, देख लीजिए आप। ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, 5 तक इंडेक्स लेवल 5 तक दे रखा है। आगे देखते हैं इसको, आगे का देखिए 6 7 8 9 10 11 तक ये सभी डेटा दे रखा है, ठीक है। तो ये है आपका डेटा। जब हम इंडेक्स लेवल चेंज करेंगे तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए जब हमने री इंडेक्स फंक्शन को यूज़ किया, और ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, इंडेक्स लेवल चेंज कर दिया, तो देखिए 8 पहले आ रहा है, 11 उसके बाद में 9, देन 2। 8 के साथ पहले भी डेविड 42 44 और 71 ही था, तो अभी भी वही डेटा है। तो डेटा चेंज नहीं होगा, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ नंबर ऊपर नीचे हो रहा है, ये इसे एक्चुअली री ऑर्डर कर रहा है इसको, ठीक है। जो ऑर्डर हमने डिफाइन किया है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग डेटा को ये अरेंज करेगा आपका, इसलिए इसे री इंडेक्स फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? 8 पे पहले भी डेविड आ रहा था, इसका स्कोर 1 42 था, स्कोर 2 44 था, स्कोर 3 71 था, तो अभी भी वही डेटा शो हो रहा है, लेकिन बस ये है कि इसका ऑर्डर चेंज हो गया, वो सबसे पहले शो हो रहा है आपका। अब ज़रा कॉलम का देखते हैं, एक बार और देख लीजिए आंसर को अच्छी तरीके से।
और जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो मैच कर लीजिएगा, आंसर यही आ रहा है या कुछ डिफरेंट है। ये तब है जब हमने इंडेक्स लेवल चेंज कर दिया। फिर जब हमने कॉलम लेवल को चेंज किया तो हमने क्या चेंज किया था, हमने लिखा था स्कोर 2, फिर स्कोर 1, फिर स्कोर 3। तो देखिए स्कोर 2 पहले आ रहा है, स्कोर 1 उसके बाद आ रहा है और स्कोर 3 सबसे बाद में आ रहा है। याद रखिएगा इसमें हमने नेम नहीं लिया था, तो नेम नहीं लिया था तो नेम आएगा भी नहीं, और बाकी जो लिए थे उनका जो ऑर्डर लिया था उसी ऑर्डर में शो भी होगा। तो स्कोर 2 पहले शो हो रहा है, स्कोर 1 उसके बाद में स्कोर 3। यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है कि सिर्फ ऑर्डर चेंज होता है, वैल्यू अगेन वही रहेंगी। स्कोर 2 में फर्स्ट वैल्यू 89 थी, देन 87, 67, 55 थी, तो उसी ऑर्डर में ये वैल्यूज़ भी आ रही हैं। इसी तरह से स्कोर 1 में पहले 62 थी, फिर 47, फिर 55, फिर 74 थी, तो उसी ऑर्डर में वैल्यू भी आ रही हैं सेम। बस स्कोर 2, स्कोर 1 और स्कोर 3 अभी ये इसी ऑर्डर में रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमने इसे कॉलम्स जितने भी हैं उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। पहले स्कोर 1 दिखाई दे रहा था, फिर स्कोर 2, फिर स्कोर 3। अब हमने पहले स्कोर 2 आएगा, फिर स्कोर 1 और फिर स्कोर 3। यही रीइंडेक्स का एडवांटेज है। तो ये हमारा प्रोग्राम था रीइंडेक्स के बारे में। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। रीइंडेक्स फंक्शन जो होता है वह बेसिकली वो आपका कॉलम लेवल और इंडेक्स लेवल को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू हम कॉलम लेवल और इंडेक्स लेवल को चेंज कर सकते हैं। जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है, तो इस प्रोग्राम में तो हमने एक डिक्शनरी को लिया, फिर डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट किया। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद रीइंडेक्स फंक्शन की हेल्प से हमने कॉलम का ऑर्डर चेंज किया और हमने इंडेक्स लेवल को चेंज किया। तो एक बात तो ये, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि वहाँ डेटा फ्रेम ऑलरेडी गिवन होगा, आपको दे रखा होगा, आपको सेम डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे और फिर उस पर इंडेक्स करेंगे, नहीं, सबका एक ही डेटा फ्रेम होना चाहिए। और दूसरी बात, कहा जाए या ना कहा जाए आपसे, जब कभी भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करें डिक्शनरी की हेल्प से, तो आप कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है, और उसमें एक ऑर्डर फिक्स कर दें ताकि उसी ऑर्डर में आपके डेटा फ्रेम शो होगा। अदरवाइज़ आपका डेटा फ्रेम का ऑर्डर चेंज हो सकता है जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो आंसर भी उस केस में डिफर होगा। तो उससे बचने के लिए आपको कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करना है। तो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 14। अब चलिए बात करते हैं प्रोग्राम नंबर 15 की। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम नंबर 15 हमारा पिवोट फंक्शन से रिलेटेड है, और ये जो फंक्शन होता है इसका काम ये होता है डेटा को समराइज़ करना, पहली बात तो। और इसके अकॉर्डिंग जब हम डेटा को समराइज़ करते हैं तो हम समराइज़ तो करते ही हैं, साथ साथ इसमें हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग डेटा को देख सकते हैं जैसे जिस ऑर्डर में हम चाह रहे हैं। तो समराइज़ करने का एक एडवांटेज ये भी रहता है कि हम रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करके डेटा को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और इसी के साथ एक फंक्शन और होता है पिवोट अंडरस्कोर टेबल, तो वो पिवोट से अलग होता है। देखिए पिवोट फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है कि जब कभी भी ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता, ठीक है। अभी आप जब इसमें वैल्यू डुप्लीकेट होंगी तो उसको अलाउ नहीं करेगा, जबकि पिवोट अंडरस्कोर टेबल डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी अलाउ करता है। फॉर पर्टिकुलर कॉलम अगर डिफरेंट रोज में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो पिवोट फंक्शन अलाउ नहीं करेगा, जबकि पिवोट अंडरस्कोर टेबल उसको अलाउ करेगा, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पिवोट अंडरस्कोर टेबल के साथ हमेशा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होता है। तो पिवोट अंडरस्कोर टेबल को जो आप प्रोग्राम करेंगे, जो प्रोग्राम नंबर 16 है, आई होप आज नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि आज हो पाएगा। आज हम प्रोग्राम नंबर 15 तक ही डिस्कस करते हैं पिवोट से रिलेटेड, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे किस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो आज पहले हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए भाई, आपके पास एक डेटा होना चाहिए, एक डेटा फ्रेम होना चाहिए। जब आपके पास एक डेटा फ्रेम है तभी आप उसे समराइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम एक ऐसा डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे जो पिवोट फंक्शन जहाँ अप्लाई हो सकता है, फिर एक डेटा फ्रेम ऐसा क्रिएट करेंगे जहाँ पिवोट फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। तो आपको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से डेटा को समराइज़ किया जा सकता है यूजिंग पिवोट फंक्शन। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा इंपोर्ट पांडास एसपीडी, देख ही रहे हैं आप स्क्रीन पर, इंपोर्ट पांडास एसपीडी हमने लिख दिया। पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी। अब जहाँ कहीं भी हमें पांडास को यूज़ करना होगा, हम पांडास की जगह पीडी लिखेंगे, क्योंकि हमने लिखा है एज पीडी, इसका मीनिंग हमने इसे रीनेम कर दिया। अब पीडी से ही इसे यूज़ करना होगा हमें। तो हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। जनरली हम पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं, फिर डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में क्रिएट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या काम किया है, थोड़ा सा अपना काम बचाया है, इसमें हमने सेव किया है। तो हमने क्या किया है कि डिक्शनरी को डायरेक्ट एज ए वैल्यू पास कर दिया है डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर। आप चाहें तो पहले एक डिक्शनरी को बना लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर उसको एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दीजिए। तो 2 स्टेप में होगा उस केस में।
जैसे अभी लास्ट प्रोग्राम के अंदर किया था हमने। अगर थोड़ा शॉर्टकट चाहते हैं उसका, तो आप डायरेक्ट डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास कर दीजिए एज ए वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू, तो भी आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अभी हमने डेटा फ्रेम का नेम लिया DF, फिर लिखा हमने PD डॉट डेटा फ्रेम, और कॉलम का नेम है इसमें नेम, तो हो जाएगा नेम। ठीक है, और फिर है आपके कॉलम का नेम है, इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये नेम यहाँ पर इस डिक्शनरी का क्या है, ये की है। यहाँ हमने डिक्शनरी एज ए पैरामीटर वैल्यू पास की है, देखिए कर्ली ब्रैकेट का साइन आ गया ना यहाँ पर, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे वो एक आपका क्या हो जाएगा, एक डिक्शनरी हो जाएगा। और जब वैल्यू लिखते हैं तो हम सीधे वैल्यू नहीं लिखते, हम की के साथ, वैल्यू के साथ उसकी की को मेंशन करते हैं। तो पहले की लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं। और वैल्यू एक से ज़्यादा है तो उन्हें लिस्ट की फॉर्म में लिख दिया है हमने यहाँ पर। तो की है हमारी नेम, वैल्यूज़ हैं आरब, तमन्ना, सूरज, कोई रिपीटिशन नहीं है। ठीक है, फिर कॉमा से सेपरेट किया, इसका मतलब एक एलिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, की वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन हमारा बन गया। अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने की देखा, हमने की है क्वालिफिकेशन, और वैल्यूज़ है मास्टर, ग्रेजुएट। ठीक है, तो इसको भी हमने कर्ली ब्रैकेट की, इसे मैं एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर दिया, तो ये आपका सेकंड हो गया आपका। फिर हम थर्ड की बात करेंगे, तो थर्ड हो जाएगा हमारा एज, वैल्यूज़ हैं 27, 23, 21। ठीक है, इसको हमने लिस्ट की फॉर्म में दे दिया वैल्यूज़ को। और फिर आप देखेंगे कर्ली ब्रैकेट का साइन क्लोज कर दिया, और फिर पैरेंथेसिस का साइन क्लोज कर दिया। तो डायरेक्ट हमने क्या किया, डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर एक हमने डिक्शनरी को पास कर दिया एज ए वैल्यू। तो जो डिक्शनरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेटा फ्रेम में। और जब डिक्शनरी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होती है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डिक्शनरी की कीज़ होती हैं वो डेटा फ्रेम के कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप कॉलम्स को रीअरेंज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग शो करना चाहते हैं, तो कॉलम्स पैरामीटर को यूज़ कीजिए। नहीं यूज़ करेंगे तो चूँकि डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, तो उसका ऑर्डर आपको थोड़ा सा डिफर देखने को मिल सकता है। तो एक पॉइंट ये था। ठीक है, इंडेक्स पैरामीटर भी यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया। सिंपल एक डिक्शनरी को डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दिया गया है, तो ये डिक्शनरी हमारा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसमें 3 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम होगा नेम का, जिसमें वैल्यूज़ होंगी नेम कॉलम की आरब, तमन्ना, सूरज। सेकंड होगा आपका क्वालिफिकेशन, जिसकी वैल्यूज़ होंगी मास्टर्स, ग्रेजुएट। थर्ड कॉलम होगा हमारा एज, जिसकी वैल्यू होंगी 27, 23, 21। तो सबसे पहले हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लेते हैं, ताकि स्क्रीन पर पहले डेटा फ्रेम प्रिंट हो, तभी आपको समझ में आएगा कि पिवोट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हमें क्या करना है, अब पिवोट फंक्शन का यूज़ करना है, तो चलिए देखते हैं उसको भी। तो पिवोट फंक्शन के बारे में ये है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम पिवोट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हम कॉलम्स को और रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम 3 पैरामीटर्स यूज़ करते हैं पिवोट फंक्शन के अंदर। पहला होता है इंडेक्स, सेकंड होता है कॉलम्स, और थर्ड होता है वैल्यू। तो चाहे कॉलम का नेम हो या चाहे कोई इंडेक्स का नेम हो, तो आप आपस में इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट होता है इंडेक्स, सेकंड होता है आपका कॉलम, और थर्ड होता है आपका वैल्यू। तो हमारे पास 3 कॉलम्स थे। कौन कौन से, नेम, क्वालिफिकेशन और एज। अब देखिए मैंने इसके अंदर क्या काम किया है। इसके अंदर मैंने काम ये किया है कि नेम को बना दिया इंडेक्स, क्वालिफिकेशन को बना दिया हमने कॉलम, और एज को बना दिया वैल्यू। यानी कि जितने भी नेम है वो इंडेक्स की फॉर्म में शो होंगे, जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी कॉलम की फॉर्म में शो होगी, और बीच में जो वैल्यू आएगी वो एज से फुलफिल हो जाएगी। तो ये इसका एडवांटेज रहता है। अगर आप इसके साथ इंडेक्स कॉलम में पैरामीटर को यूज़ करेंगे, कॉलम्स पैरामीटर को यूज़ करेंगे, वैल्यू को यूज़ करेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी यूज़ करेंगे तो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर यही होता है। फर्स्ट जो होता है आपका, जो आपने वैल्यू पास किया वो आपकी इंडेक्स कंसिडर होगी, सेकंड आपकी कॉलम, और थर्ड आपकी वैल्यू। तो नेम हो जाएगा इसमें इंडेक्स, क्वालिफिकेशन हो जाएगी इसके अंदर कॉलम, और एज हो जाएगी इसके अंदर वैल्यू। ठीक है, तो नेम कॉलम में जो भी वैल्यूज़ आ रही थी वो अभी इंडेक्स में शो होंगी। क्वालिफिकेशन जो भी आ रही थी मास्टर्स और ग्रेजुएट। नेम क्या क्या आ रहे थे, आरब, तमन्ना, सूरज, ये 3 नेम थे। तो इंडेक्स में पहला इंडेक्स बनेगा आरब नेम से, सेकंड बनेगा तमन्ना नेम से, थर्ड बनेगा सूरज नेम से। 3 इंडेक्स वैल्यू क्रिएट हो जाएंगी इसमें। ऐसे ही क्वालिफिकेशन कौन सी थी, क्वालिफिकेशन थी मास्टर और ग्रेजुएट। अब 2 कॉलम बन जाएंगे क्वालिफिकेशन के, एक बन जाएगा मास्टर्स और एक बन जाएगा ग्रेजुएट। अब ये जो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में यहाँ जैसे अब आरब और मास्टर्स के अंदर एज से डेटा फुलफ़िल किया जाएगा। क्या कोई आरब ऐसा है जो मास्टर्स में है
अगर उसका डेटा है हमारे पास तो उसकी वैल्यू शो होगी एज की, और अगर नहीं है तो NaN से वैल्यू फुलफिल हो जाती है। याद रखिएगा कि थर्ड जो हम पैरामीटर लेते हैं, वैल्यू जो लेते हैं, जब हम इस तरीके से रीशफल करते हैं या हम कहें कि समराइज़ करते हैं डेटा को, और कुछ डेटा वैल्यू अगर मिलती नहीं है तो वो NaN से शो होती है। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, तो वहाँ कोई नंबर फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आप, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, आप चाहो तो इंडेक्स इज इक्वल टू नेम, कॉलम्स इज इक्वल टू क्वालिफिकेशन और वैल्यू इज इक्वल टू एज लिख सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी लिखोगे तो ऑर्डर यही रहता है। तो ऑर्डर इस केस में क्या है, नेम है इंडेक्स, क्वालिफिकेशन है इसमें आपका, क्वालिफिकेशन इसमें कॉलम और वैल्यू इसमें एज। और जैसा मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर ऐसा होता है कि कोई वैल्यू फाइंड आउट, कोई वैल्यू पर्टिकुलर सेल पे नहीं मिलती है तो फिर वो NaN से शो होती है। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, इट मीन्स नंबर फाइंड आउट नहीं हुआ, कोई नंबर वहाँ नहीं है। हमने A1 को प्रिंट कर दिया। अब इसी काम को हम दूसरी तरीके से करके देखते हैं। हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया, /n यूज़ किया गया है, एस्केप सीक्वेंस होता है, आप में पता ही होगा, नहीं पता है तो समझ लीजिए। /n से /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे जो भी कुछ प्रिंट स्टेटमेंट होगा, एक लाइन के स्पेस के बाद स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। सेकंड मेथड, मैं नीचे से सेकंड लाइन की बात कर रहा हूँ, सेकंड मेथड टू प्रिंट डेटा फ्रेम यूजिंग पिवोट फंक्शन। फिर उसके बाद /n दे रखा है तो एक लाइन इसके बाद भी, एक लाइन का गैप इसके बाद भी होगा। अब देखिए इसी काम को मैंने दूसरी तरीके से किया। कैसे, मैंने एक और वेरिएबल लिया A2 और लिखा A2 इज इक्वल टू DF डॉट पिवोट, इंडेक्स इज इक्वल टू नेम, कॉलम्स इज इक्वल टू क्वालिफिकेशन एंड वैल्यू इज इक्वल टू एज। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि इंडेक्स तो हो जाएगा नेम, ठीक है, कॉलम हो जाएगा क्वालिफिकेशन और वैल्यू हो जाएगी एज। तो अगेन आपका आरब, तमन्ना और सूरज इंडेक्स की फॉर्म में दिखाई देंगे, ठीक है, नेम बन जाएंगे, इंडेक्स लेवल में दिखाई देंगे। कॉलम्स है क्वालिफिकेशन की सिर्फ 2 वैल्यू है, मास्टर्स और ग्रेजुएट, तो वो कॉलम्स की फॉर्म में दिखाई देंगी, और वैल्यू आ जाएगी एज। तो इसमें और A1 में और A2 में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है इसमें कि इसमें हमने इंडेक्स, कॉलम और वैल्यू पैरामीटर को मेंशन किया है यहाँ पर, और अगर मेंशन नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर यही होता है, फर्स्ट इंडेक्स कंसीडर होगा, सेकंड कॉलम और थर्ड वैल्यू। आगे चलते हैं। अब हम एक ऐसा डेटा फ्रेम लेंगे जिस पर पिवोट फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा, एरर दिखाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस फंक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि जब कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं इंडेक्स लेवल के लिए तो वहाँ पर उस केस में पिवोट फंक्शन काम नहीं करेगा। जैसे मैंने क्या काम किया, मैंने एक और डेटा फ्रेम ले लिया DF1, अब लिखा PD डॉट डेटा फ्रेम और नेम की वैल्यू ली आरब मीना। अब आरब रिपीट हो रहा है, तो जब आप इसको लेके, ठीक है, जब आप ऐसे इंडेक्स यूज़ करोगे नेम को, तो चूँकि आरब 2 बार रिपीट होगा तो फिर ये वहाँ पर उस केस में पिवोट फंक्शन काम नहीं करेगा। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार था आरब, सूरज, मीना, तो 3 डिफरेंट इंडेक्स आपके क्रिएट हो गए थे आपके। लेकिन चूँकि इस बार आपने नेम रिपीट कर दिया, तो नेम रिपीट करने की वजह से पिवोट फंक्शन उस केस में काम नहीं करेगा। तो इस डेटा फ्रेम को जब आप, बाकी वैल्यू सेम ही है आप देख सकते हैं, तो अब आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन मास्टर्स भी तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो लेकिन उस केस में क्या है कि हम उसे कॉलम की तरह यूज़ कर रहे हैं, वहाँ भी आपको हालांकि देखना है कि वैल्यू रिपीट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके बाद जब आप इसे लिखोगे DF1 डॉट पिवोट, नेम, क्वालिफिकेशन और एज, ठीक है, लास्ट लाइन को देखिए आप, लास्ट लाइन में लिखा है DF1 डॉट पिवोट, नेम, क्वालिफिकेशन, एज। तो नेम क्या बन गया आपका इंडेक्स, क्वालिफिकेशन क्या बन गया आपका कॉलम, एज क्या बन गया आपका वैल्यू। तो अब नेम रिपीट हो रहा है, आरब 2 टाइम्स आ रहा है इंडेक्स में, तो जब 2 टाइम्स आएगा तो फिर वहाँ एरर शो करेगा। तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि ये आपका पिवोट फंक्शन इस पर काम नहीं करेगा। तो छोटा सा प्रोग्राम था, चलिए आउटपुट भी देख लेते हैं इसका। ये हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है, क्लियर है। और जब हमने पिवोट फंक्शन के थ्रू नेम को बना दिया क्या इंडेक्स, क्वालिफिकेशन को कॉलम और एज को एज ए वैल्यू फिल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ज़रा आंसर। ये देखिए क्वालिफिकेशन कॉलम था तो क्वालिफिकेशन की 2 ही वैल्यू थी, ग्रेजुएट और मास्टर, तो रिपीट हो रहा है। नेम की 3 वैल्यू थी, आरब, सूरज, तमन्ना, तो इंडेक्स में शो हो रहा है। और जो वैल्यू फिल किससे की थी मैंने, एज से, तो एज
भी एज से फुलफिल हो रहा है डेटा फ्रेम कम्प्लीटली। अब आप कहेंगे सर एन क्यों आ रहा है? एन इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई आरब वैसा नहीं है जो ग्रेजुएट है, ठीक है, या कोई सूरज ऐसा नहीं है जिसके जो मास्टर्स में है, मास्टर कैटेगरी को बिलोंग करता है। तमन्ना कोई ऐसी नहीं है जो मास्टर कैटेगरी, तो जहाँ डेटा नहीं मिलेगा तो वहाँ एन से शो होगा। और सेकंड तो मैंने बताया ही था, चूँकि अब यहाँ सूरज की जगह सेकंड टाइम जो DF1 लिया था उसमें आरब आ जाएगा, तो फिर वहाँ एरर दिखाएगा वो आपका, तो फिर उस केस में एरर आएगी आपकी, ठीक है। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस केस में क्या है, आरब चूँकि रिपीट हो रहा हो, आरब को हम इंडेक्स बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ एरर आएगी। इवन अगर हम क्वालिफिकेशन को भी इंडेक्स बनाते हैं तो भी एरर ही आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन को का प्रोग्राम देखेंगे और कुछ प्रोग्राम और डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।